जोहार, जय भीम और जय जगत। दीदी ने बहुत इस तरह की बात कही। मुझे लगता है कि दीदी हमारी प्रेरणा की स्रोत है। और मैं जब उनसे मिला तो मुझे पहली बार लगा कि राजनीति में भी लोग अनुशासित हो सकते हैं, राजनीति में भी लोग सादगी से काम चला सकते हैं, और राजनीति में ही लोग होते हैं जो मौन भी कर सकते हैं। और फिर जब और ज्यादा जाना, और पिछले दिनों सेवाग्राम में शांति भवन में जब सक्रिय राजनेता के रूप में उनकी भूमिका पर हम 25-30 लोगों ने उनसे लंबी बात करी, और तब लगा कि उनके लिए राजनीति जो है तो आध्यात्मिक यात्रा है। राजनीति आध्यात्मिक यात्रा भी हो सकती है। मेरे लिए बिल्कुल एक नया पर्सपेक्टिव था। तो आप हमारी हीरो हैं सदैव, आप हमारी प्रेरणा है। आपका ये प्यार है कि आप अपने भाइयों को उस रूप में प्रेरित करती हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप। लेकिन आप सदैव प्रेरित करेंगी हमें। आपका लेखन प्रेरित करता है, आपका जीवन प्रेरित करता है। राजनीति में जिस तरीके के मूल्यों के साथ आप कोशिश कर रही हैं, उसकी बहुत जरूरत है। तो वो मेरे लिए आपकी सादगी और आपकी जो राजनीति है वो बहुत बहुत मायने रखती है, मुझे सिखाती है। कल विश्व आदिवासी दिवस आ रहा है और उसकी मैं अग्रिम बधाई देता हूँ। आपने कार्यक्रम की अध्यक्षता मरावी जी को बुला करके करवाई। बहुत सुंदर समन्वयन है ये आज का कार्यक्रम। तो वाकई घर जैसी अनुभूति तो हो ही रही है, लेकिन इससे जो जो जिस तरीके से सब लोगों को एक साथ लाए हैं वो भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। गीत बहुत सुंदर बजाया गया और मुझे लगता है कि वो हमारे आज के आज की बातचीत के लिए सबसे उपयुक्त एक आधार प्रकट करता है। मैं जब जब भी इस गीत को सुनता हूँ, वैष्णव जन के कहने कटिए जो पीर पर आई जाए, मुझे लगता है कि पीर पर आई जाने रे, इसमें अहिंसा का मूल छिपा हुआ। बस जब हम जो कोई भी सामने है उसकी पीड़ा को जान लें और उसको हरने की कोशिश करें, या अपनी पीड़ा के साथ उस पीड़ा को एक में कर लें, मुझे लगता है कि वहां से हमारे जीवन में अहिंसा का आविर्भाव होता है। इंसान तो मूलतः अहिंसक ही होता है, स्वभाव ही उसका अहिंसक होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी मौका आ जाता है जहां वो हिंसक हो जाए। तो मूल पे वो हिंसक होता है, हिंसक कभी कभी होता है, क्रोध आता है या कुछ और होता है। तो जीवन में कभी भी जब प्रेम का अभाव हो जाता है, मुझे लगता है कि तब हिंसा भी आ जाती है। तो मैं अहिंसा के पथ पर थोड़ा थोड़ा चलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जिस तरह की अपब्रिंगिंग हुई थी हमारी, जिस तरह के अनुभवों के साथ, उसमें थोड़ा कठिन था, पर इंटरेस्टिंग भी था। मेरी चौथी पीढ़ी या पांचवी पीढ़ी है जो अभी भी राजनीतिक रूप से सक्रिय है। मेरे शायद मेरे परदादा के जमाने में हमारे घर में गांधी जी की बातें शायद शुरू हुई होंगी, क्योंकि चरखा जो कि मेरा पुश्तैनी व्यवसाय हमारे पूर्वजों का रहा, हमारे पुरखों का रहा, कताई बुनाई, वो शायद जब कांग्रेस के मेन एजेंडे में शामिल हुआ होगा तो उसी के साथ हमारे लोग भी शामिल हो गए। तो हमारे घर में बहुत सालों के बाद बाबा साहब अम्बेडकर का नाम, वो हमारे पढ़ने लिखने के बाद, लेकिन गांधी महात्मा का नाम पहले से जानते थे। मेरे पिताजी कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे, काफी बुजुर्ग हो गए लेकिन अभी भी सक्रिय रहते हैं। और नेहरू पर उन्होंने भजन लिखे, तो चर्चा गांधी जी की सदैव चली। लेकिन एक और चीज भी थी, क्योंकि दलित समुदाय से हम आते हैं, तो मुझे बचपन से पिताजी से अन्याय का प्रतिकार करने का जरूर सदैव उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी सिखाया कि कोई मारे तो ऐसा नहीं कि मार खाते, बल्कि जवाब देते थे। तो मैं कई बार अब सोचता हूँ कि क्या वो मुझे हिंसा सिखा रहे थे बचपन, लेकिन ऐसा नहीं है। दूसरा भी उदाहरण था कि जब मैं बहुत बीमार हुआ और मेरे पिताजी को ये सलाह दी गई कि एक छोटा सा जंतु होता है, एक छोटा सा जीव होता है जो घरों में घूमता रहता है, उन्होंने कहा उसको मार करके पानी में घोल के पिला देने से बच्चा ठीक। तो
तो मेरे पिताजी ने कहा कि एक जीव को मार कर के मैं दूसरे जीव को बचाऊँ, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बच्चा मर जाएगा उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मैं और कोई जीव जो ज़िंदा घूम रहा है उसको तो नहीं मारूँगा। जीवन भर उनके पास अपनी बंदूक का लाइसेंस था और उस बंदूक का उन्होंने किसी पे इस्तेमाल नहीं किया, ना किसी पशु पे किया, ना पक्षी पे किया, ना इंसान पे किया। तो ताकत के साथ रहे वो, लेकिन उसका कहीं पे भी दुरुपयोग नहीं और प्रतिकार सिखाया उन्होंने, प्रतिरोध करना सिखाया, अन्याय को नहीं सहना सिखाया, लेकिन ये नहीं सिखाया कि किसी को जाकर के मारना हो या किसी को जाकर के पीटना। तो मेरे लिए अहिंसा का इस तरीके से इस बचपन से पाठ शुरू हुआ, लेकिन संगत के अपने परिणाम होते हैं और मैं कुछ ऐसी संगत में पड़ गया 13 साल की उम्र में और फिर मैं बालिग होने तक पढ़ा रहा 5 साल में, जहाँ ये सिखाया गया कि अहिंसा कायरता और ये कायरता बुद्ध ने, महावीर ने, सम्राट अशोक ने और महात्मा गांधी ने, और इसकी वजह से हम हजारों हजार साल गुलाम रहे या बाद में देश बट गया। ये सब चीजें सीखने को मिली। 5 साल तक मैं आरएसएस का एक स्वयंसेवक था, बाद में मैं कार सेवक था। ये सब चीजों के दरमियान हमें ये सिखाया गया कि गांधी जी ने हिंदुओं को कायर बनाने का काम किया और गांधी की अहिंसा जो है वो कायरता है। और बहुत बार दफा मैं समाज में भी ये सुनते रहा, सब लोगों ने सुना होगा कि मजबूरी का नाम, लेकिन जब मैंने गांधी जी को पढ़ना, गांधी जी को जानना शुरू किया, उनके अहिंसा के तो दूसरे पहलू को देखना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि जिस जिस संकल्प के साथ गांधी सब कुछ कर रहे थे और जो दृढ़ता उनमें थी, जो मजबूती उनमें थी, वहां तो मजबूती का नाम महात्मा गांधी कह रहा, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, और अहिंसा का पालन जीवन में करना खुद भी और लाखों लाख लोगों को अहिंसक आंदोलन के लिए और सत्याग्रह के लिए तैयार करना किसी मजबूर इंसान का काम है। ये बहुत मजबूत इंसान का काम है और वो मजबूती गांधी जी में हमें मिलती है। तो मेरे जीवन की में शुरुआत और सफर में हिंसा और नफरत की राजनीति से रही, लेकिन बहुत जल्दी जब मैं वहां से सीख के आया तो मुझे समझ में आया कि अहिंसक राजनीति ही चीजों को बदल सकती है। शुरू शुरू में क्योंकि छात्र राजनीति में जब हम थे तो वहां बहुत हिंसक माहौल था। हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को छोड़ के आए, हम कुछ साथियों ने विद्यार्थी अधिकार रक्षक संघ नाम का एक संगठन बनाया भीलवाड़ा में और उसको फिर आगे ले गए। तो उस दरमियान जो हिंसक झड़पें होती थी और जिस तरह की चीजें होती थी, उससे ये तो समझ में आ गया कि लड़ाई का कोई मतलब क्या आप किसी से बदला लेते रहे, ये सब चीजें करते रहे। तो धीरे धीरे जो कुछ भी जीवन में विकसित हुआ, जो कुछ भी रहा, उसे एक समझ बनी कि अ, बदला लेने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जो बदला लेने की ऊर्जा है, अगर वो बदलाव के काम में लगाई जाए तो मुझे लगता है कि वो बढ़िया हो सकती है। और उसी के साथ ये भी तय किया मैंने कि मैं अपने आंदोलन में, मैं अपने कामों में कहीं भी हिंसक प्रतिरोध के साथ खड़ा हूं। और पूरा जो संविधान का हमारा फ्रेमवर्क है, उस संविधान के ढांचे के भीतर रह करके हम संवैधानिक तौर तरीकों से, शांतिपूर्ण तौर तरीकों से और पूर्णतः अहिंसक तरीकों से ही अपनी चीजें करेंगे। लेकिन मैं स्वीकार करता हूँ, आपका घर, दीदी ने कहा कि ये आपका घर है और आप इसमें खुल के बात कर सकते हैं, तो मैं ये स्वीकार कर सकता हूँ कि बहुत सालों तक ये तय कर लेने के बावजूद मेरी भाषा में बहुत चिंता, मंच पर चढ़ करके जिस तरीके से हम सामने वाले लोगों से इस्तेमाल करते थे, और वो केवल मंच की भाषा नहीं थी, जब मेरा लेखन भी आप प्रारंभिक देखेंगे तो उसमें बहुत अग्रेसर है, बहुत उस तरह की चीजें हैं जो सामने वाले को स्पष्ट करने के उद्देश्य से, या मंच पर भी जब बोल रहे हैं या किसी विमर्श में भी हिस्सा लिया होगा, तो वहां एक ही उद्देश्य रहता था, अपनी बात को कन्वे करने से कहीं ज्यादा ये था कि किस तरीके से सामने वाले को पराजित कर देना, परास्त कर देना। और उसमें कोई करुणा का भाव नहीं था, कोई ऐसी चीज नहीं। तो कई सालों के बाद में जब समझ में आया, और मुझे लगता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी गांधी जी को पढ़ने का या
तथागत गौतम बुद्ध को समझने का बाबा साहब के ज़रिए, उन सब के ज़रिए मुझे समझ में आया कि अ, हिंसा बहुत तरीके की है। केवल खून-खराबा नहीं होना या केवल हिंसा नहीं होना, अहिंसा नहीं है। अहिंसा उससे भी बड़ी चीज़ है और मुझे लगता है कि अगर थोड़ी भी नफ़रत है, थोड़ी भी किसी के प्रति हमारे मन में ऐसा है कि हम उसको किसी भी ज़रिए दुःख पहुँचाते हैं या उसकी पीड़ा को नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, तो वो भी हिंसा का एक प्रकार ही माना जा सकता है। वो दिखता है बहुत सारा इस तरीके से। तो केवल हिंसा का नहीं होना हिंसा नहीं है, ऐसा मेरा समझ है। मुझे लगता है कि किसी के भी प्रति न्यायपूर्ण होना, बराबरी का भाव रखना, जीवन में करुणा और प्रेम का अबाध प्रवाह जो है, वो अहिंसा है और अहिंसा की प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा अपने आप को खुश करती है। मैं मुझे नहीं मालूम कि दुनिया में कितना कुछ बदलता है, समाज को कितना उसका लाभ होता है या नहीं होता है। लेकिन मुझे ये लाभ हुआ कि अपने मैं जो झल अपने आप जो जलन था, जो हसद था, जो ईर्ष्या थी, जो प्रतिस्पर्धा थी, उससे कहीं न कहीं अपने आप एक संतुष्टि मिली, अहिंसा के इस दर्शन की वजह से। तो मुझे तो लगता है कि जितने भी अहिंसा के राही हैं और जितने भी लोग आज इस बातचीत में शामिल हैं, वो सब तो अहिंसा को अनिवार्य रूप से बातचीत भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं और जीवन में प्रैक्टिस में भी लाते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमें किसको है और फिर वो हमारे परिवार और समाज के लिए। जी। अहिंसा ने एक और चीज़ मुझे सिखाई और वो ये थी कि अ, आपकी ज़िंदगी में कोई बेगाना नहीं, सब अपने, कोई पराया नहीं। ये जो अदर्स की भावना है, कोई और है, कोई दूसरे हैं, जो हम जैसा खाना नहीं खाते हैं, हम जैसा कपड़ा नहीं पहनते हैं, हम जैसी आस्था नहीं रखते हैं या हम जैसी पूजा-पाठ पद्धति में यकीन नहीं करते हैं या जिनका भाषा अलग है, वो कोई अलग या दूसरे या पराये लोग, वो अपने ही, वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी देश के हों। तो मुझे लगता है कि अहिंसा इंसान को न केवल अच्छा नागरिक बनाती है, बल्कि वो बहुत अच्छा इंसान बनने के लिए भी प्रेरित करती है। तो अहिंसा बहुत लाभदायक एक प्रक्रिया है आपके जीवन में और मैं उसको उसी रूप में देखता हूँ। और हमने इसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की। जैसे जिन लोगों के साथ हमारा सहमति नहीं है, उनके साथ संवाद की एक प्रक्रिया भी हमने चलाई कि कैसे हम हमारे बीच में डिफरेंसेस जो है जो मतभेद है, उन मतभेदों को स्वीकार करते हुए साझे मिलन बिंदु क्या होते हैं, उन पर बात करके हम आगे बढ़े। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि सारे लोग एक ही जैसा सोचेंगे और मतभेद नहीं होंगे। मतभेद तो होंगे ही होंगे और लोकतंत्र में मतभेदों का होना लोकतंत्र की खूबसूरती है। अगर हमारे जीवन में कोई असहमति नहीं है और हम असहमति का आदर नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर हमारा जीवन व्यर्थ है। तो असहमति का आदर बहुत अनिवार्य रूप से हमें करना चाहिए और वो हम सबको एक अच्छा अच्छा जीवन और एक अच्छा मार्ग भी देते हैं। तो ये असहमत लोगों से या अपने जैसे नहीं है, उन लोगों से या जिनके साथ हमारा विरोध है, ऐसे लोगों से बातचीत करने का अपना एक बहुत आनंद है। क्योंकि इससे मैंने बहुत सीखा। क्योंकि अपने ही लाइक माइंडेड लोगों को एक साथ बिठा करके हम जो कन्विंस्ड हैं ऑलरेडी, उनको और कन्विंस करें, उनको हम और सिखाएँ। अगर सारे सेकुलरिज़्म पे यकीन करने वाले लोग हैं और हम उन्हीं को सेकुलरिज़्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो एनर्जी नष्ट करना और समय जाया करने से हमारा कॉन्सिस्टेंसी थोड़ा और बढ़ना चाहिए, विस्तार करना चाहिए। जो इस पे यकीन नहीं कर रहे हैं, उनके साथ बात चाहिए। तो ये संवाद की प्रक्रियाएँ हमने शुरू की और इसी संवाद की प्रक्रियाओं ने बहुत सारा ऐसा भी सिखाया कि जीवन में वर्सेज़ ही नहीं होता सब कुछ, बनाम ही नहीं होता है। बहुत कुछ ऐसा भी होता है जिसमें आप बनाम के बिना भी सोच सकते हैं। लेकिन चूँकि आज ऐसी राजनीति है हमारे देश में और शायद वैश्विक परिदृश्य में भी आप देखेंगे तो वहाँ भी ऐसा ही दिखता है, लेकिन भारत में तो ऐसा आजकल बहुत हो गया है, जहाँ एक महानायक को, एक महापुरुष या महापुरुष को दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि नेहरू वर्सेस गांधी वर्सेस अम्बेडकर, गांधी वर्सेस सुभाष बोस।
या ये वर्सेस वो। तो ये जो बनाम किया जा रहा है, मुझे लगता है कि इस पर कुछ सोचने की जरूरत है। मैं तो गांधी या अंबेडकर ऐसे भी नहीं सोचता, क्योंकि एक का चयन करने का दबाव किसी पे नहीं होना चाहिए कि गांधी या अंबेडकर, या गांधी बनाम अम्बेडकर। गांधी और अम्बेडकर ऐसे क्यों नहीं ऐसे सोच, क्यों नहीं सोच ऐसी बात क्यों नहीं करते? तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी बातचीत हम इससे भी करेंगे कि गांधी और अम्बेडकर कितने दूर थे और कितने पास में थे। अगर वो हम स्वीकार कर पाए, और उसके लिए एक नई दृष्टि भी मिलती है। और मैं तो तमाम आज आप सबसे अपील भी करना चाहता हूँ कि गांधी मार्ग के जितने भी राजनीति हैं, उन सबको अनिवार्य रूप से अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए, और जो अम्बेडकराइट साथी हैं उनको अनिवार्य रूप से गांधी जी के विचारों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और एक दूसरे से मिलना चाहिए। हमारा चिंतन का, हमारा समझ का एक बिल्कुल नई दृष्टि विकसित हो सकती है इन सब चीजों से। लेकिन उसमें बहुत अनिवार्य रूप से हम में एक बहुत गहन प्रेम और करुणा का भाव हो, तो मुझे लगता है कि हम आज की जो बातचीत गांधी और अम्बेडकर पर करने जा रहे हैं, वो भी सफल रहेगी और हमारी नई दृष्टि मिलेगी। तो बात करें हम कि गांधी जी मोहनदास हैं, और अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव के रूप में बचपन है उनका, और आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर भी। तो थोड़ी सी उनकी पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जो धार्मिक धरातल है, इस पे भी हम थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि इससे पता चलता है कि उनका जो विचार बना, जो किस कैसे वैसा उस तरीके से क्यों सोच रहे थे वो, शायद उसका कारण होगा अ, वो जो बचपन उनका जिस तरह से बीता, जिस ढंग से उनको एक कल्चरल और एक रिलीजियस माहौल मिला, उससे भी ये सामने आता है। तो आप देखेंगे कि गांधी जी जो है वो एक वैष्णव संस्कारों के परिवार में पैदा हुए, शगुन परंपरा में थे। परिवार की आर्थिक और सामाजिक रूप से जो है, राजनीतिक रूप से वो ठीक ठाक थे। उधर आप बाबा साहब अम्बेडकर को देखेंगे, एक महार समुदाय जो उस समय अछूत माना जाता था, उसमें बाबा साहब पैदा हुए। उनके दादा भी सैनिक थे, रामोजी, और पिता राम जी जो थे सतपाल, वो भी सूबेदार थे। घर में कबीर के भजन गाए जाते थे, और निर्गुणी विद्रोही जो श्रमण परंपरा है, उसके संस्कार उनको मिले। तो ये डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी का बचपन। शिक्षा में आप देखेंगे कि गांधी जी भी क्रांतिकारी दिखेंगे आपको। उस जमाने में उनके परिवार को इस बात के लिए बाहर कर दिया जाति से कि उनका बेटा समंदर पार करके पढ़ने गया, जबकि समंदर पार करना, समुद्र उल्लंघन करना ठीक नहीं माना जाता था। गांधी बैरिस्टर बन के लौटते हैं भारत में, और फिर अपनी वो प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन को आप पढ़ेंगे तो बहुत कटु जाति अपमान सहते हुए वो शिक्षा के लिए विदेश जाते हैं। कानून, अर्थशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, लेकिन वो भी बैरिस्टर बन के लोग हैं, दोनों बैरिस्टर। व्यवसाय के रूप में देखेंगे, गांधी जी अफ्रीका पहुंचते हैं और वकालत शुरू करते हैं, और वकालत के साथ साथ वहाँ जो पूरा रंग भेद है, शोषण है गिरमिटिया लोगों का, उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और मुझे लगता है कि हमें अफ्रीका का धन्यवाद देना चाहिए कि हमने उनको मोहनदास करमचंद गांधी भेजा था, और उन्होंने हमें जो दिया वो महात्मा गांधी के रूप में एक सत्याग्रही गांधी जो बना करके उन्होंने हमारे तरफ आए गांधी। तो गांधी जी का पूरा ये जो पूरा बदलाव है, वो आप उनके वकालत की शुरुआती दौर में आप देख सकते हैं। भारत में जब आते हैं तो वो गोखले जी से मिलते हैं, फिर पूरे देश का दौरा करते हैं, फिर पूरे देश को समझने के बाद वो जिस हिस्से राष्ट्र कांग्रेस के साथ मिलकर के साम्राज्य विरोधी आंदोलन का वो बनते हैं, और उनका जीवन का लक्ष्य है कि देश को स्वराज मिले, देश की मुक्ति उनका लक्ष्य है। आप इधर बाबा साहब अम्बेडकर को देखेंगे कि वो भी भारत लौटते हैं, क्योंकि बड़ौदा नरेश गायकवाड़ को ने उनको छात्रवृत्ति दी थी, तो वो लौट करके सैन्य सचिव के पद पर आते हैं। लेकिन वहाँ कोई मकान वगैरह नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से फारसी धर्मशाला में रहते हैं। पता चल जाता है कि
ये अछूत व्यक्ति हैं वहाँ से निकाल दिए जाते हैं और अंततः वो वहाँ से जाकर के मुंबई लौट जाते हैं, वहाँ वकालत शुरू करते हैं। ज़्यादा वकालत में सफल नहीं होते हैं, कॉलेज में पढ़ाने का भी काम करते हैं और उसी दरमियान वो अपने अछूत भाई-बहनों को जो जाति की और तमाम तरह की गुलामी में है, वो उससे मुक्त कराने का उद्देश्य से वो एक लड़ाई शुरू करते हैं। महाड़ का जल सत्याग्रह और कालाराम मंदिर प्रवेश जैसे प्रचंड आंदोलन में डॉक्टर अम्बेडकर एक सत्याग्रही के रूप में सामने आते हैं और जो लोग गांधी और अम्बेडकर को आमने-सामने खड़ा करते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि महाड़ का जो चवदार तालाब का जल सत्याग्रह था, उस जिसमें मनुस्मृति का दहन किया गया, उस पंडाल में एक व्यक्ति की तस्वीर लगाई गई थी और वो व्यक्ति महात्मा गांधी थे। तो हम कुछ इतिहास को भी दूसरे दृष्टिकोण से भी देखें कि जिसके नाम पर हम लड़ रहे हैं, क्या वो दोनों भी उतने ही लड़ रहे थे या एक दूसरे के नजदीकी थे या कैसा भी दूरी थी। तो यहाँ तक हमने पाया कि गांधी जी, अम्बेडकर दोनों एक जैसे बहुत समानता भी दिखती है, धार्मिक परिवारों में वो पैदा होते हैं, पढ़े-लिखे परिवारों से थे, दोनों विदेश में पढ़े, दोनों वकील थे और अपनी-अपनी तरह से आज़ादी की लड़ाई लड़े थे। दोनों सत्याग्रही थे और दोनों भारत का। तो अब थोड़ी-सी बात हमें ये करनी चाहिए कि उनकी दूरियाँ क्या थी? और ये हमें खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में कई मामलों में मौलिक फ़र्क थे। लेकिन जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की कि मतभेदों का होना कुछ भी बुरा नहीं होता है। लोकतंत्र में सदैव असहमतियों का आदर होना चाहिए और वो दोनों आदर करते थे असहमतियों का, आलोचनाओं को स्थान देते थे और मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छा समय रहा होगा। आज से तो बहुत अच्छा रहा होगा। आज तो असहमति का मतलब है देशद्रोह, असहमति का मतलब है आपका यूपीए लग सकता है, नेशनल सिक्योरिटी हो सकता है। लेकिन वो उस समय का जो दौर था जहाँ आलोचनाएँ, असहमतियाँ, निंदा नहीं की जाती थी और आपसे जो असहमत लोग थे उनको दुश्मन नहीं माना जाता था, बल्कि साथ-साथ अ, बातें की जाती थी। तमाम मौलिक मतभेदों और असहमतियों के बावजूद डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य निरंतर संवाद रहा। उनकी 3 बहुत प्रसिद्ध मुलाकातें हुई। इसके अलावा दोनों एक-दूसरे को अपनी किताबें भेजते थे, दोनों एक-दूसरे के बारे में चिट्ठियाँ लिखते थे और दोनों के अखबारों में वो सार्वजनिक रूप से छापा जाता था। तो हमें ये समझना चाहिए किस तरीके से उस ज़माने के लोग जो थे, वो मतभेदों के साथ भी जीते थे और मतभेदों को बहुत आदर करते थे। तो जिन जिन चीज़ों पे उनकी असहमतियाँ थी, आगे की स्लाइड में हम उसको थोड़ा-सा और देखते हैं कि क्या चीज़ें थी उनकी। जाति और वर्ण व्यवस्था को लेकर के अक्सर ये बात की जाती है कि गांधी जो है, गांधी जी के जो विचार हैं वो 1915 में, 1917 में, 1918 में, 1920, 21, 22 और इवन 1932 तक आप गांधी जी के आलेख देखेंगे, उनके भाषण देखेंगे, तो वो छुआ-छूत के तो सख्त खिलाफ खड़े थे। क्योंकि 1915 में पहली बार उनके आश्रम में एक दलित दंपति को भेजा गया था रहने के लिए और उसको लेकर के आश्रम के भीतर एक बड़ी संघर्ष हुआ। लेकिन गांधी जी ने साफ कर दिया कि वो दलित दंपति उनके साथ, अछूत दंपति उनके साथ रहेंगे। अगर किसी को जाना है तो जा सकते हैं छोड़ करके। तो छुआ-छूत को लेकर के गांधी जी 1915 में भी उतना ही अड़िग थे। लेकिन जाति और वर्ण को लेकर के उनके विचार शुरुआत में ऐसा लगता है कि वो उसके समर्थक हैं। वर्ण को भी वो ठीक मानते हैं, जाति को भी वो ठीक मानते हैं और वो अपने नवजीवन गुजराती में जो आर्टिकल लिखते हैं, उसमें लिखते भी हैं कि अ, हिंदू समाज जो है वो जीवित इसलिए है कि उसका आधार जाति व्यवस्था है। और ये 1920-21 की बात, 21-22 की जो बात है और स्वराज के बीज जाति व्यवस्था में प्राप्त करने होंगे। विभिन्न जाति सेना के विविध जो डिवीजन है वो विभिन्न वर्गों की तरह है। वो अ, अ, गांधी जी ये भी कहते हैं कि मैं वर्णों के विभाजन जन्म के आधार पर विश्वास करता हूँ। वर्ण व्यवस्था से जुड़ी हुई है, इसमें कोई हानि नहीं है। वर्ण व्यवस्था प्रतिस्पर्धा व वर्ग संघर्ष को रोकता है। मैं वर्ण व्यवस्था में इसलिए विश्वास रखता हूँ क्योंकि वह अपने लोगों के कर्तव्य व्यवस्था निर्धारित कर देता है। तो ये गांधी जी के प्रारंभिक विचार थे और अक्सर
जब भी गांधी जी को जाति और वर्ण पर आलोचना किया जाता है, तो इन्हीं विचारों को प्रमुखता से सामने लाया जाता है और ऐसा दिखाया जाता है कि गांधी जी वर्ण और जाति के एकदम पक्षधर थे, क्षयभोज और अंतरजातीय विवाहों के भी वो एकदम विरोधी थे। और लेकिन बाद के दिनों में आप देखेंगे कि गांधी जी जाति विहीन समाज की पक्ष लेते हैं। क्षय भोज तो उनका उनके आश्रम से लगा के उनके तमाम आंदोलनों में अनिवार्य था ही। और जीवन के आखिरी सालों में मुझे लगता है भारत छोड़ो आंदोलन के बाद के दिनों में तो गांधी जी ने साफ कर दिया कि मैं केवल उन्हीं शादियों में आशीर्वाद देने जाऊंगा जो अंतर जातीय विवाह हो। और उनके आश्रम में वही शादियां संभव थी जिनमें एक तरफ का जो जोड़ा था वो अछूत वर्ग का होता, तब भी वो उसको वहां अलाउ करते थे। तो अंत मतलब आप देखेंगे कि गांधी जी बदल जाते हैं 1932 के बाद के दौर में और अंत में वो इन सब चीजों को नकार देते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक रणनीति कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया जिससे गांधी भी गुजरते हैं और अम्बेडकर भी गुजरते हैं। अम्बेडकर का जाति और वर्ण को लेकर के बहुत प्रसिद्ध विचार है उनका, तो बहुत साफ तौर पे वो कहते हैं कि हिंदू समाज इसलिए एक मिशनरी धर्म नहीं बना, उसमें बंधुता नहीं आई, उसमें एकता नहीं आई, मजबूती नहीं आई, क्योंकि वहां छुआछूत भेदभाव और जाति और वर्ण की एक बहुत ही बुरी व्यवस्था है और उसकी वजह से इस देश का, इस धर्म का बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ और इसको खत्म होना चाहिए। डॉक्टर अम्बेडकर का एनिहिलेशन ऑफ कास्ट मुझे लगता है कि हमारे तमाम छात्रों को पढ़ना चाहिए और बहुत अच्छा उसका अनुवाद राजकिशोर जी ने किया है। जाति का विनाश नाम से फॉरवर्ड प्रेस ने इसको छापा है। आप जरूर उसको पढ़िए, आपको लगेगा कि किस तरह की चीज है और आपको ताजुब होगा कि जब ये किताब नहीं थी, ये दरअसल उनको बुलाया गया था लाहौर में भाषण देने के लिए, लेकिन भाषण वो दे नहीं पाए क्योंकि जाति तोड़क मंडल ने कहा कि भाषण को आपको बदलना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं नहीं बदलूंगा, तो अधिवेशन रद्द हो गया। तब उन्होंने अपना तैयार भाषण को किताब के रूप में छाप दिया और उस किताब को उन्होंने महात्मा गांधी जी को दिया। गांधी जी किताब पढ़ते हैं और किताब पढ़ करके अपने अपने अखबार में उस पर लिखते हैं गांधी जी। और क्या कहते हैं, बहुत खूबसूरत बात है उसमें, कई सारी असहमतियां भी है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से किताब ये लेख शुरू होता है। गांधी जी कहते हैं कि लाहौर के जाति तोड़क मंडल ने डॉक्टर अंबेडकर जैसे विद्वान को नहीं बुला करके अपना ही नुकसान किया है और सबका नुकसान किया है। अगर ये भाषण वहां होता तो सबका इससे फायदा हो सकता था। और दूसरी बात वो ये कहते हैं, हालांकि डॉक्टर अंबेडकर हिंदुत्व के लिए चुनौती है, लेकिन हर हिंदू को डॉक्टर अंबेडकर की ये किताब पढ़नी चाहिए। आप सोचिए कि कैसे लोग रहे होंगे वो, जिनमें विवाद भी चल रहा है, इससे पहले उनके बीच में काफी कुछ हो चुका है, बावजूद उसके भी दोनों एक दूसरे को इस रूप में भी दिखाते हैं। आगे थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि मुझे लगता है टाइम काफी कम है। धर्म ग्रंथों को लेकर के गांधी जी तो बहुत साफ तौर पे बहुत आस्तिक हिंदू के रूप में दिखते हैं। गीता तो उनके हाथ में ही पूरे समय रहती है और मुझे कई बार लगता है कि अहिंसा का पुजारी गीता को लेकर के हाथ में और अपनी राजनीति कैसे बनाई होगी उन्होंने। दो विपरीत ध्रुवों की चीज है। एक तरफ जहाँ कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कुछ भी मत देख, बस लड़ क्योंकि लड़ना तुम्हारा धर्म है। और दूसरी तरफ गांधी जी अहिंसा के विचार को भी, लेकिन यही खूबसूरती है कि किन चीजों को उन्होंने एक साथ किया। दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर तो पूरा निर्मम शल्य क्रिया करते हैं धर्म ग्रंथों की, वो वेदों को नकार देते हैं पूरी तरीके से। मद्भागवत गीता पर उनका 1944 में पेरियार के बुलावे पर उन्होंने चेन्नई में भाषण दिया। वो जबरदस्त तरीके से उसको वर्ण व्यवस्था की समर्थक किताब कहते हैं और उसको बौद्ध दर्शन से जुड़ाई हुई किताब कहते हैं। और बहुत नाराजगी डॉक्टर अम्बेडकर की इसलिए धर्म ग्रंथों के साथ रही क्योंकि उनका ये मानना था कि जाति और वर्ण की जो ये व्यवस्था है, इसको ये धर्म ग्रंथ जो है एक शास्त्रीय आधार देते हैं और लोग इसको फिर एक धार्मिक चीज के रूप में मानते हैं। तो धर्म ग्रंथों को लेकर के भी दोनों में मौलिक मतभेद आप देख सकते हैं।
मंदिर प्रवेश और सामाजिक सुधार पर बहुत साफ तौर पे डॉक्टर अम्बेडकर शुरुआत करते हैं। महाड़ के जल सत्याग्रह से मनुस्मृति जलाते हैं, कालाराम मंदिर प्रवेश का प्रचंड आंदोलन चलाते हैं। शुरू-शुरू में गांधी जी मंदिर प्रवेश के आंदोलन में कोई विशेष रुचि भी नहीं लेते हैं, उनको कोई सार नहीं लगता है इसको लेकर के। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि चाहे वो गुरुवायूर मंदिर की बात हो, चाहे तमिलनाडु के मंदिर की बात हो, या गांधी जी जब अनशन कर रहे थे तो देश भर में हजारों की तादाद में मंदिरों के दरवाजे खोले गए और अ, गांधीवादी लोगों ने उसमें जबरदस्त तरीके से अपना भूमिका निभाई। पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे सनातनी हिंदू इस पहल को आगे बढ़ करके आगे कर रहे थे। तो अंबेडकर एक लेवल तक मंदिर प्रवेश और ये सब आंदोलन चलाते हैं। 1929 के बाद उनका विचार बदल जाता है। उनको लगता है कि मंदिर प्रवेश में कुछ नहीं करना है। लेकिन गांधी जी आजीवन अ, सार्वजनिक स्थलों पर दलितों को पहुंचने का जो अधिकार है उसको ले जाता है। मुझे लगता है कि इन बातों पे सामाजिक सुधार और मंदिर प्रवेश जैसे आंदोलनों पे चर्चा करते हुए हमको देखना पड़ेगा कि दोनों की अप्रोच का फर्क है। डॉक्टर अंबेडकर संघर्ष परक अप्रोच लेते हैं और गांधी जी सुधार पर। गांधी जी सनातनी सवर्ण हिंदुओं के अंदर एक पाप बोध जगा करके उनका हृदय परिवर्तित करने की कोशिश में लगे रहते हैं और वो बिना संघर्ष के परिवर्तन के हाथ और वो उन्होंने करके भी दिखाया कार्यक्रमों में आचरण के जरिए। बाबा साहब अम्बेडकर भी लंबे संघर्ष के बाद एक नतीजे पे पहुंचे कि जो कट्टर लोग हैं सनातनी हिंदू उनमें किसी सुधार की अपेक्षा नहीं हो सकती है, तो वो राजनीतिक सुधार की तरफ मुड़े और बाद में उन्होंने धार्मिक रूप से भी अपने आप को ये कहा कि मैं हिंदू के रूप में मरना नहीं चाहता हूँ और जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने बहुत धर्म की दीक्षा भी ले ली। तो जब तक गांधी जी मंदिर प्रवेश के पक्ष में खड़े हुए तब तक अम्बेडकर मंदिर प्रवेश की जो पूरी रणनीति थी उसको छोड़। कांग्रेस को लेकर के बहुत साफ है, गांधी जी कांग्रेस के नेता है, देश के नेता है और सब कुछ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले करते हैं और गांधी और कांग्रेस एक में हो जाते हैं, पर्याय बन जाते हैं। मुझे लगता है कि बहुत पुराने जो बुजुर्ग लोग हैं, मेरे अपने घर में भी मैं देखता था मेरे दादाजी और तमाम लोगों को, उनके लिए गांधी जी, नेहरू जी और कांग्रेस को अलग अलग देखना उनके लिए बड़ा मुश्किल काम है। ये हम लोग हैं जो देख पाते हैं, उनके लिए तो ये सब चीजें एक ही जैसी। और जब तक गांधी जी रहे जिंदा कांग्रेस और देशवासियों की निगाह में वो कांग्रेस के पर्याय ही रहे दुनिया के साथ। डॉक्टर अम्बेडकर कभी कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे। उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाया। वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मुखिया रहे और जिंदगी के आखिरी दिनों में उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की सियासी परिकल्पना की। वो लोहिया के साथ मिलकर के एक समाजवादी गठबंधन भी बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं बन पाया। उनकी जिंदगी इतनी ही थी कि उसके बाद वो जिंदा नहीं। कांग्रेस और महात्मा गांधी के अगुवाई में जो पूरा साम्राज्य विरोधी आंदोलन चला अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस के किसी मंच पे आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर अपने लोगों की मुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर ने साफ कहा कि मैं जिन लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूँ वो गुलामों के भी गुलाम है। अगर इस देश के लोग अंग्रेजों के गुलाम हैं तो मेरे जो लोग हैं वो इन गुलामों के गुलाम है और मैं मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं इसकी लड़ाई लड़ूं। तो एक प्रखर आलोचक के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर होते हैं। अम्बेडकर की एक किताब भी है, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, और ये किताब लिखने के बाद भी डॉक्टर अम्बेडकर नेहरू जी की सरकार में विधि मंत्री भी बनते हैं और भारत की संविधान सभा के सदस्य भी और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रहते हैं। और आप देखिएगा कि इस पूरे दरमियान में वो कहीं कांग्रेस के सदस्य नहीं है, लेकिन कांग्रेस की अगुवाई की सरकार में डॉक्टर अम्बेडकर का एक महत्वपूर्ण मंत्री के रूप में आप हमको देख सकते हैं। तो एक और चीज जो उल्लेखनीय है कि डॉक्टर अम्बेडकर कभी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, लेकिन वो सरकार में भी रहे और संविधान सभा में जब वो दूसरी बार नहीं पहुंच पाए, क्योंकि पहली बार तो वो पहुंचे पूर्वी बंगाल से, लेकिन पूर्वी बंगाल पार्टीशन के बाद पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, उनको उधर चली गई उनकी संसदीय क्षेत्र। तब मुंबई से डॉक्टर अम्बेडकर को चुना करके लाने का जो काम हुआ,
वो बीजी खेर को पटेल ने चिट्ठी लिखी और वहां से जो कांग्रेस के जीते हुए जो सांसद थे उनको एक तरीके से वहां से उनको इस्तीफा दिला करके फिर बाबा साहब अम्बेडकर वहां से चुनाव जीत करके और संविधान सभा में जाते हैं और संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनते हैं। सबसे बड़ा जो मतभेद है और जिसको लेकर के सबसे ज्यादा बात होती है वो है सेपरेट इलेक्टोरल का, पृथक निर्वाचन का। जो 1932 में अंग्रेजों की सरकार ने एक कम्युनल अवार्ड घोषित किया और उसमें दलितों को, मुसलमानों को, सिखों को, क्रिश्चियंस को अलग से अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया और उनके लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र भी घोषित किए और दलितों को उसमें 2 वोट का भी अधिकार दिया गया। तो डॉक्टर अंबेडकर ने साइमन कमीशन के सामने इस बात को रखा था। उन्होंने गोलमेज की पहली कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जाकर के भी रखा और दूसरी जो गोलमेज सम्मेलन हुआ उसमें तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच में बहुत तीखे मतभेद भी हुए और दोनों की भाषा में भी आपको उस दरमियान बहुत कड़वाहट नजर आएगी। गांधी जी भी शायद इतना कठोर कभी नहीं बोले होंगे जहां वो अंबेडकर को लेकर के बोलते, और अंबेडकर उससे भी ज्यादा कठोर और तीखी भाषा में गांधी जी के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा दोनों के बीच में संघर्ष का जो समय रहा वो समय ये सेपरेट इलेक्टोरल के दरमियान में था। तो पृथक निर्वाचन को लेकर के गांधी जी का जो था स्टैंड वो ये था कि ये सरकार की चाल है, ये स्वराज को देर करने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि गांधी जी का ये मानना था कि इसके जरिए जो अछूत वर्ग है, अस्पृश्य समुदाय है, वो सदा सदा के लिए अलग हो जाएगा और ये जो अलगाव है ये शाश्वत हो जाएगा और वो उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका ये मानना था कि जो अछूत समुदाय है वो हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा है और वो किसी भी कीमत पे उनसे अलग हो ये उन्हें स्वीकार नहीं था। और इसके लिए उन्होंने कहा कि मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मेरे को जान दे देनी पड़े, लेकिन मैं अछूतों को, दलितों को हिंदुओं से अलग करने की जो ये अंग्रेजों की चाल है उसको सफल नहीं होने दूंगा। और अंततः गांधी जी अनशन पे चले जाते हैं सितंबर 20 सितंबर 1932 के, और तब वो यरवदा जेल में होते और जेल में ही अनशन शुरू कर दिया। दूसरी तरफ आप बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को देखेंगे तो वो कई सालों के सामाजिक सुधार के आंदोलन के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर हमें राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते और अंग्रेज उससे पहले चले गए तो बाद में हमें अधिकार मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उसके बाद हो सकता है कि हम वैसी परिस्थितियों में फंस जाएं और तब हम क्या करेंगे। तो उनको भी जल्दी थी कि कैसे भी करके जो कुछ भी हाथ लगे वो मेरे लोगों को मिलना चाहिए। और जो अंबेडकर 1929 तक मुसलमानों को की जो सेपरेट, मुस्लिम लीग की जो सेपरेट इलेक्ट्रोल की मांग थी उसके खिलाफ संपादकीय लिखते हैं, वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अगर मैं अपने लोगों के लिए कुछ नहीं ले पाया उनसे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और अंत में वो भी खुद सेपरेट इलेक्ट्रोल की मांग का हिस्सा बनते हैं और अंततः उसको वो प्राप्त करते हैं। लेकिन जब गांधी जी अनशन पे चले जाते हैं और देशव्यापी एक माहौल बनता है, आप सोच सकते हैं कि महात्मा गांधी का उस समय क्या रुतबा था। वो महात्मा के रूप में तो थे ही, देश के सबसे बड़े नायक के रूप में थे और उनका, उनके प्रति भारतीय मीडिया हो या भारतीय जनमानस हो, घनघोर रूप से उनके प्रति आदर के रूप में खड़ा था। और एक व्यक्ति अम्बेडकर हैं जो उनसे असहमत होकर के खड़े हैं और अपनी पूरी निर्भीकता से खड़े हैं। और गांधी जी अनशन पे चले गए हैं, अम्बेडकर को धमकियां मिल रही है, तार मिल रहे हैं धमकी भरे हुए, और भारत का तमाम जो मीडिया उस समय का था वो अम्बेडकर को बहुत बहुत अपमानित करने वाले आलेख छापता है। और एक तरीके से ऐसा माहौल बन गया है कि गांधी जी को मौत के मुंह में धकेलने का काम किया। बावजूद इसके भी अम्बेडकर झुकते नहीं है, डरते नहीं, और वो कहते हैं कि हाँ मुझे
गांधी जी के प्राणों की चिंता है, लेकिन कोई ऐसी योजना लाई जाए मेरे सामने, जिससे मुझे लगे कि मेरे लोगों को के साथ धोखा नहीं पाए, तो मैं उस पर विचार करूँ। और अगले 4-5 दिनों में ये प्रक्रिया चलती है। और आप उस समय का सारा प्रोसेस देखिए, पृथक निर्वाचन से लेकर के गांधी जी के अनशन से लगा करके पुनः पैक्ट होने तक का, तो आपको पता चलेगा कि कितना कुछ चल रहा था उस दरमियान। गांधी जी अनशन पे चले गए हैं, सवर्ण सनातनी हिंदुओं ने अपने दरवाजे खोले हैं मंदिरों के, पनगट खोले गए हैं लोगों ने, खरीदा करके उसमें पानी भरे। एक धारा वो चल रही है, दूसरी तरफ मदन मोहन मालवीय, श्री राजगोपालाचारी और तमाम और बड़े नेता मिल करके और गांधी जी और बाबा साहब के बीच में बातें हो रही है, और जो प्रस्ताव बन रहे हैं वो एक दूसरे को दिखाए जा रहे हैं। और अंततः 26 सितंबर को वो एक ऐसा पैक्ट होता है जिसको पूना करार कहते हैं, पूना पैक्ट कहते हैं। और ये यरवदा जेल में गांधी जी से मिलने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर जाते हैं, और उसके बाद वहां पर ये दस्तखत होते हैं। और दस्तखत डॉक्टर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में नहीं हुए, जो आज सबसे ज्यादा गांधी जी को कहा जाता है, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने और बाकी दलित नेताओं ने इधर साइन किए, और उधर हिंदुओं की तरफ से एक तरीके से पंडित मदन मोहन मालवीय ने साइन किए और बाकी साइन किए। तो उसके बाद में गांधी जी और उनके बीच में समझौता हो गया, और जितनी पृथक निर्वाचन में सीटें मिलनी चाहिए, उससे लगभग दुगुनी सीटें अछूतों के लिए आरक्षित की गई। और आज जो आप आरक्षण देखते हैं, राजनीतिक आरक्षण, जो हर 10 साल बाद बढ़ाया जाता है या समीक्षा की जाती है, ये राजनीतिक आरक्षण, ये 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ उसकी देन है। ये एक पृष्ठभूमि भी हमको देखनी। और डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको अपनी जीत बताया। आज डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी उसको ये कह सकते हैं कि क्या, और कहते भी हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर के साथ धोखा हो गया, उनको दबाव में लेके कर दिया। पर मुझे लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर जैसे मजबूत इंसान, निर्भीक इंसान और इतने तार्किक और समझदार इंसान के साथ कोई धोखा करे, ये संभव नहीं था। और वो डरने वाले इंसान नहीं थे, वो बहुत मजबूत इंसान। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के सारी चीजों को किया है, ये जरूर आप देखते हैं। एक और चीज पर सर्वाधिक, एक और चीज पे चीजें चलती है कि हरिजन जो नाम दिया गया, उस नाम को लेकर के गांधी साहित्य में आप पढ़ेंगे तो ये पता चलता है कि काठियावाड़ के किसी अछूत भाई ने उनको एक चिट्ठी लिखी थी कि आप जब हमें अछूत या अंत्यज कह के पुकारते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। तो उसी ने ये कहा कि नरसिंह मेहता के एक भजन में हरिजन शब्द इस्तेमाल हुआ है, और ये अछूतों के लिए इस्तेमाल हुआ। हालांकि गांधी जी ने, आप गांधी कथा में देखेंगे तो वहां लिखा गया कि गांधी जी खुद कहते हैं कि वो जो अछूत भाई कह रहा था, वो संदर्भ बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वो समझ रहा था। फिर भी मुझे ये शब्द प्रिय लगा और मैंने इस शब्द का इस्तेमाल करना, तो उनको ये नाम जच गया और उन्होंने अछूत को हरिजन नाम दिया। इसका मतलब ईश्वर का भक्त या ईश्वर का प्यारा था। बाद में हरिजन सेवक बन गया। बाबा साहब को हरिजन शब्द से आपत्ति थी। वो, उनका मानना था कि ये बहुत सुस्त शब्द है और ये मूलतः धार्मिक संज्ञा है, और इसमें ये खतरा है कि इस शब्द के बाद, क्योंकि एक धार्मिक शब्द है, तो अछूत जो है सदैव पुरोहितों का, पंडितों का पिछलग्गू बन करके रह जाएगा और वो उनको आदर्श मान जाएगा। और जो ब्राह्मणवाद से जो दास्ता है, जो मनवादी एक स्लेवरी है, उस दास्ता से वो कभी मुक्त ही नहीं हो सकेंगे। तो और उन्हें सवर्ण हिंदुओं की जो नेक नियति है और दया सहानुभूति का पात्र बनाया जाएगा, ऐसा भी लगता था। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर का इस शब्द को लेकर के एक विरोध या असहमति थी। लेकिन आप ये भी जान करके ताजुब होगा कि जब हरिजन सेवक संघ बना, तो पहली हरिजन सेवक संघ की जो कार्यकारिणी बनी, उसमें डॉक्टर अम्बेडकर का भी नाम शामिल किया गया। हालांकि बाद में वो उससे बाहर निकल गए, लेकिन शुरुआती इसमें वो भी शामिल थे। आज हरिजन शब्द को जिस ढंग से पेश किया जाता है और कहा जाता है कि ये जो है ये देवदासों की अवैध संतानों के लिए इस्तेमाल किया गया था। हाँ, और ये इतना डेरिगेटरी शब्द हमको दिया गया। और अगर दलित हरि के जन है तो बाकी लोग किसके जन है, क्या वो किसान के जन है, इस रूप में ये डिस्कोर्स में आया। और उसके बाद में फिर 1982 में सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, जो आजकल सोशल एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री है, उसने एक सर्कुलर जारी कर दिया कि ये भी विवाद हो गया इससे, तो इस शब्द को प्रचलन से
बाहर कर दिया गया है। तो अब इस शब्द का इस्तेमाल दलित तो अपने लिए नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं और ज़्यादातर लोगों ने भी इस शब्द को छोड़ दिया गया। लेकिन इस शब्द को लेकर के दोनों के बीच में जो मतभेद था उसका कारण बहुत तार्किक और अलग तरीके का था। आज जिस तरीके से हम समझ रहे हैं, उस तरीके से उनका विरोध नहीं था या उस कारण से। तो मुझे लगता है कि भारत विभाजन को थोड़ा छोड़ देते हैं, इसको थोड़ा और आगे आशुतोष जी आगे ले जाएँ। कुछ कुछ चीजें थी जहाँ ग्राम स्वराज और कुटीर उद्योग ट्रस्टीशिप के जो सिद्धांत हैं गांधी जी के और अम्बेडकर के, उसको लेकर के थोड़ा आप देखेंगे कि मतभेद हैं। गांधी जी जहाँ कह रहे हैं कि गाँव को मजबूत होना चाहिए, ग्राम स्वराज आना चाहिए और गाँव की जो पुश्तैनी हमारी जो व्यावसायिक पद्धति है उसको उसी को थोड़ा और मजबूत किया जाए, वहाँ उपकरण लाए जाए और उसके जरिए गांव गांव में कुटीर उद्योग खुले और संपत्ति जो है वो उसका जो भी मालिक है वो ये समझे कि वो ट्रस्ट है और वो केवल वो ट्रस्टीशिप के रूप में उसको माने, न कि मालिक के रूप में माने। अम्बेडकर थोड़ा दूसरी तरफ सोचते हैं। अम्बेडकर कहते हैं कि गांव जो है वो दलितों के लिए, अछूतों के लिए बूचड़ खाने बन गए हैं, स्लॉटर हाउस बन गए हैं। वहाँ सर्वाधिक छुआछूत, भेदभाव और सब तरह की जो चीजें हैं वो वहाँ है। इसलिए उन्होंने आह्वान किया अपने लोगों का कि गाँव छोड़ो और शहरों में आकर के बसो, क्योंकि उनका मानना था कि जब आप शहर में आके बसेंगे तो एक नागरिक समाज का आप हिस्सा होंगे और यहाँ आप एक बेहतर जिंदगी पढ़ेंगे, आप पढ़ने का अवसर मिलेगा। तो अम्बेडकर शहरीकरण के पक्ष में है, गांधी जी गाँवों को मजबूत बनाने के पक्ष में होते हैं। गांधी जी छोटे उद्योगों के पक्ष में दिखते हैं, अम्बेडकर बड़े उद्योगों के हाथ नजर आते हैं और उन उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने के पक्ष में, जमीनों के राष्ट्रीयकरण का। तो मुझे कई बार लगता है कि शायद उत्पादन के तरीकों में दोनों में भिन्नता है, लेकिन वितरण के तरीकों में दोनों एक। अम्बेडकर भी मालिकाना हक जो है वो राज्य का चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जमीन हो चाहे उद्योग हो, उस पर हक जो है उसका जो मालिकाना हक है वो स्टेट का होना चाहिए, वो किसी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। गांधी जी ये कह रहे हैं कि व्यक्ति का अधिकार है लेकिन वो ये माने नहीं, बल्कि वो अपने आप को उसका ट्रस्टी माने। तो वितरण के स्तर पर दोनों एक धारा में बहते हुए दिखते हैं। तो बहुत लंबी सूची हो सकती है, इस पर लंबी कभी भी चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि इतनी ये बातें करी हमने कि कितना उनके विरोध या क्या मतभेद थे, लेकिन कहीं आप ये भी देखेंगे कि उनका संग साथ क्या रहा। एक तरफ राष्ट्रपिता के रूप में महात्मा गांधी हैं और दूसरी तरफ संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर अम्बेडकर हैं। मैं कई बार देखता हूँ कि वो नदी के दो पासों की तरह साथ साथ करते दिखाई देते हैं, लेकिन अलग अलग, एक दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अस्पृश्यता के धुर विरोधी, अहिंसा में विश्वास करते हैं। अम्बेडकर का कोई भी आंदोलन हिंसक आंदोलन आपने देखा होगा, वो हिंसा और उस तरह के आंदोलनों को एक तरीका अराजकता का व्याकरण कहते हैं, ग्रामर ऑफ अनार्की, और वो उनको वो उसमें बिल्कुल वो एक संवैधानिक ढांचे में और लॉ एंड ऑर्डर की सब चीजों में विश्वास करते थे। दोनों लोकतंत्र के समर्थक थे, दोनों अखबार निकालते थे, संवाद में दोनों का व्यक्तित्व था। उनके बीच में संवादहीनता पूरी जीवन भर है। एक दूसरे की आलोचना की, प्रखर तरीके से और खुल करके आलोचना की और सवाल जवाब भी किए, लेकिन संवाद दोनों ने बनाए रखा और दोनों एक दूसरे की चीजों को पढ़ते थे और उस पर सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया करते। जो खुली चिट्ठियां लिखते थे वो खुली चिट्ठियां डाक में नहीं डालते थे, वो बल्कि अपने अपने अखबार में छाप देते थे। गांधी की गांधी जी के नाम जो भी वो लिख रहे हैं या बाबा साहब के नाम उधर जो लिखा जा रहा है, यंग इंडियन में या इसमें हरिजन में, इधर भी मुख भारत में, वैश्विक भारत में, ये सब जो चीजें थी वो थी। और दोनों ने कई मौकों पर एक दूसरे की प्रशंसा की, लेकिन दोनों की आलोचना की चीजें आपको ज्यादा निकाल निकाल के ला करके बताई जाती थी, प्रशंसा। डॉक्टर अम्बेडकर महार सत्याग्रह के पंडाल में गांधी जी का फोटो लगाते हैं, हरिजन संघ के शुरुआती सदस्य रहते हैं। एक दूसरे से दोनों ने बहुत कुछ विचारों को ग्रहण किया और अपने को उसके अनुरूप बदला। गांधी जी संविधान सभा के लिए सजेस्ट किए गए गांधी जी की तरफ से, बाबा साहब नेहरू जी को उन्होंने कहा, और ये स्टेटसमैन को जो इंटरव्यू दिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, उसमें खुद वो कहते हैं, मैं किसी सेकेंडरी सोर्स से ये बात नहीं कहना चाहता क्योंकि इस पर बहुत लोग विवाद करते थे,
और लोग कहते हैं कि इसमें गांधी का कोई योगदान नहीं था। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर खुद इस बात को स्वीकार करते हैं, खुद अपने इंटरव्यू में इस चीज कहते हैं। यहाँ तक कि पहली कैबिनेट में उनका विधि मंत्री के रूप में जो संस्कृति होती है, उसमें भी गांधी जी का डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति जो प्रेम है वो दिखता है। गांधी जी के पास पटेल वो सूची लेकर के जाते हैं, ये पहली वो होगी, और वो बाबा साहब का नाम लेकर के पूछेंगे। गांधी जी की हत्या पर डॉक्टर अम्बेडकर को जब ये बताया गया तो वो सब डरे गए, वो बिल्कुल एकदम 10 मिनट तक वहां से उठ नहीं पाए। और फिर वो उठे और सीधा अपनी गाड़ी लेकर के बिरला मंदिर गए, जहाँ गांधी जी का शव रखा गया था, और वो वहां बैठे, उन्होंने गांधी के शव को देखा। और बाद में उन्होंने अपनी पत्नी को लिखी चिट्ठी में भी कहा कि कहाँ गांधी जी को घाव था, कहाँ वो गोली लगी थी, और वो सारी जो चीज उन्होंने लिखी। गांधी जी के दूसरे दिन शव यात्रा में डॉक्टर अम्बेडकर, जो कि खुद बहुत डायबिटीज के मरीज थे, और उसके बावजूद वो पैदल चलते हैं कुछ किलोमीटर, और बाद में वो कहते हैं कि मुझसे चला नहीं जा रहा था तो मैं रुक गया और मैं सीधा फिर राजघाट। डॉक्टर अम्बेडकर सविता अम्बेडकर से शादी करते हैं। तब नेहरू उनको लिखते हैं कि आज बापू अगर जिंदा होते तो आप बहुत खुश होते। और अम्बेडकर नेहरू जी को चिट्ठी का धन्यवाद लिखते हुए कहते हैं कि हाँ, अगर आज बापू जिंदा होते तो न केवल खुश होते बल्कि मुझे आशीर्वाद। आगे का कीजिए। अंत में आप एक और चीज देखेंगे, बहुत समानता, कि दोनों टाई और सूट पैंट पहन करके लंदन से लौटे थे, और इन दो फोटो में आप देखेंगे कि दोनों ऐसा वस्त्र लपेटे हुए हैं, दोनों के हाथ में लाठी है। मुझे लगता है कबीर की जो वो पंक्ति है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुका के साथ, जो घर बारे अपना चले हमारे साथ। तो दोनों का जो सफर है, दोनों की जो जर्नी, वो ऐसी जर्नी है जहाँ वो समाज को बदलने के लिए निकली, और दोनों ने अपना पूरा जीवन दिया, और दोनों साथ साथ भी चले, दोनों एक दूसरे के मतभेदों के साथ भी चले, लेकिन दोनों का अंतिम उद्देश्य मुक्ति का था। तो चाहे अंग्रेजों से मुक्ति का हो, चाहे इस देश में जो पूरी एक मनवादी मानसिकता है, जाति और वर्ण के जरिए जिस तरीके से लोगों को स्लेव बनाया गया, उससे मुक्ति का हो, लेकिन मुक्ति की राह के दोनों सिपाही है। आज क्यों हम दोनों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, महात्मा और बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर को, महात्मा गांधी और बोधिसत्व बाबा साहब को एक साथ क्यों जरूरत है? क्योंकि आज भी अस्पृश्यता हमारे समाज का हिस्सा है। जातीय विद्वेष कितना बढ़ गया, कितना घृणा है आज जो मुझे नजर आती है, सोशल मीडिया पे नजर आती है। लोग टी शर्ट पहनते हैं अपनी जाति का, गाड़ियों पर पीछे नेम प्लेट, नंबर प्लेट के बजाय जाति का लिखते हैं। जाति के नाम पर सेनाएं बन गई है और एक दूसरे से लड़ने पर आमादा है। तो आज जिस लेवल पर जातीय विद्वेष और घृणा पहुंच गया है, उसमें बहुत जरूरत है कि हम ये सब चीजें करें। और जिस किस्म की हीरो वर्शिपिंग चल रही है, नायक पूजा चल रही है, और जिसके दोनों खिलाफ सख्त रूप से बाबा साहब भी और महात्मा गांधी भी, आज वो जो प्रवृत्ति बढ़ रही है और वो डिक्टेटरशिप के स्तर पे पहुंच चुकी है, उस प्रवृत्ति को रोकने के लिए भी दोनों महानायकों को एक साथ देखने की जरूरत है, एक साथ समझने की जरूरत है। जो हिंदुत्व की फांसीवादी ताकतें, आज जो हिंदुत्व है, मुझे लगता है कि गांधी का जो हिंदू समाज से प्रेम था, वो ये हिंदुत्व नहीं था। राजनीति उनका हिंदुत्व अलग तरह का एक आध्यात्मिक हिंदुत्व था, और उन्होंने अपनी राजनीति में जिस आध्यात्मिकता का भी जरूरी तौर पर जो जहां भी उनको उपयोगी लगा वो उपयोग किया, वो भी आज के तरीके से वोट लेने के लिए नहीं उपयोग था, जो आज यहाँ पर दिख रहा है। तो ये जो हिंदुत्व की फासिज्म वाली जो फोर्सेज आज आ गई है, इनसे अगर लड़ना है तो महात्मा और बोधिसत्व के विचारों को एक साथ दोनों को देखते हुए हम लड़ सकते हैं। क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत साफ तौर पे कहा कि किसी भी रूप में, किसी भी कीमत पे हिंदू राज नहीं आना चाहिए। लेकिन आज हिंदू राज तो कायम होने की तरफ जा रहा है। अगर इस ताकत इससे लड़ना है तो हमको दोनों को एक साथ देखना पड़ेगा। और जिस तरीके से हमारे तमाम डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को खत्म किया जा रहा है, तमाम इदारों पर कब्जा किया जा रहा है और सारे इंस्टीट्यूशन को बर्बाद किया जा रहा है, अगर उनको बचाना है तो उन लोगों को साथ समझना पड़ेगा जिन्होंने इन इंस्टीट्यूशन की कल्पना की थी, जिन्होंने एक आइडिया ऑफ इंडिया दिया था, जिन्होंने एक सेक्युलरिज्म
और न्याय समानता और स्वतंत्रता बंधुता पर आधारित एक समाज की निर्माण की कल्पना की थी, राष्ट्र निर्माण की कल्पना की थी, वो अगर हमें करना है, उस उद्देश्य को प्राप्त करना है, तो मुझे लगता है कि दोनों को साथ लाने की बहुत ज़रूरत मैं पाता हूँ। तो बहुत-बहुत शुक्रिया कि बहुत सारी चीज़ें हमने बात की, कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अधिकतर बात हमने कर ली। अब कोई भी कुछ और बात होगी तो थोड़ा और हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद भंवर मेघवंशी जी। मैं आदरणीय हर्षवर्धन जी से अनुरोध करूंगी कि वे उन्होंने सारे सवाल एकत्रित किए हैं। अब वो आपसे उसके विषय में रूबरू होंगे। नमस्कार भंवर भाई, जो सवाल आए मैं उसको संक्षिप्त में आपके सामने पेश करता हूँ। एक-एक सवाल आपसे पूछूं या एक बारी सारे पूछ लूं, या आपको लगता है कि आप एक बार पूछ लें, मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ और मैं जल्दी से जी। अभी का जो दौर है वो कैरेक्टर असैसिनेशन का चल रहा है। गांधी जी को गोली मार दी गई, राजीव जी को बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ा दिया गया, इंदिरा जी को जो है गोली से छन्नी कर दिया गया। मगर अभी जिसमें राहुल जी भी है, महात्मा गांधी जी भी, और तमाम जो राष्ट्र में जिनका योगदान रहा है, इन सब लोगों का चारित्र हनन का एक बहुत बुरा दौर ये चल रहा है और एक कोशिश उनकी चल रही है। और दूसरी तरफ जैसे अंबेडकर जी हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनके जैसे जो समाजवादी लोग थे, इनको मिसलीड करते हुए लोगों के सामने रखा जा रहा है। तो ये आइडियोलॉजिकल एक जो थोड़ा पोल्यूशन पैदा हो रहा है, इससे निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये एक सवाल है। दूसरा, आपने डिटेल के साथ पुनः पैक के बारे में जरूर बताया है, मगर पुनः पैक का आज भी इस्तेमाल जो है वो खास तौर पर निचला जो वर्ग है, समाज का दबा कुचला जो वर्ग है, इनके सामने पुनः पैक यानी कांग्रेस का एक दलितों को, पीड़ितों को, शोषितों को, एसटी को, सब लोगों को सत्ता से दूर रखने का ही एक प्लान था। और कतई पुनः करार महात्मा गांधी जी का जो है वो उसके लिए कोई आध्यात्मिक या देश की कोई योजना उसके पीछे नहीं थी। तो पुनः करार ये महज एक कांग्रेस का और गांधी का एक षड्यंत्र था। इस प्रकार से गलत उसको जो पेश किया जाता है, इसका सटीक जवाब ये क्या हो सकता है, ये दूसरा सवाल है। तीसरा जो सवाल है वो ये है कि अंबेडकर जी संविधान सभा में कैसे पहुंचे, आपने उसको बताया है। और संविधान सभा में अंबेडकर जी अकेले थे। 300 में 230 कांग्रेस के संविधान सभा में सदस्य थे। ये 230 लोगों ने अंबेडकर जी को जो सपोर्ट किया, उस सपोर्ट का विश्लेषण कहीं मिलता नहीं, उस पर भी प्रकाश डालने की कृपा करें, ये एक सवाल है। उसके बाद जो आइडिया ऑफ इंडिया है, जिसमें खास तौर पर हम पंचायत राज प्रणाली का हमारा संगठन है, तो संविधान तुरंत लागू होते समय अंबेडकर जी का कहना था कि 10 साल हमारे देश में समता और बंधुता का जो एहसास है उसको खुलकर चलने दीजिए, खुली हवा को बहने दीजिए, और उस पश्चात 10 साल के बाद पंचायत राज प्रणाली की व्यवस्था को लाइए। जो उनका सही था, जिसे नेहरू जी ने भी अप्रिशिएट किया था। मगर पंचायत राज के परिवेश में अंबेडकर जी का और महात्मा गांधी ये कितने करीब थे, उनके नजरिया दोनों के क्या थे, ये भी एक सवाल है। उसके साथ साथ अंबेडकर जी लोकसभा कैसे पहुंचे, ये भी एक सवाल हमारे साथी ने पूछा है। और ये सवाल पूछते हुए दूसरा भी उसको जुड़ा कि मसूदा समिति के जब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जब अंबेडकर जी बने, तो उसमें कांग्रेस की भूमिका, योगदान किस प्रकार से था। ये तमाम प्रश्नों के साथ अंत में आज बड़ा तादाद पर सब तरफ हम लोग कहते रहते हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान को जो राइटर्स लोग जो है, खास तौर पर अभी सत्ता पे जो हावी लोग हैं, ये संविधान को तोड़ मरोड़ने वाले हैं। तो उनका तोड़ मरोड़ने का जो प्लान है वो क्या है, और उससे चौकन्ना रहने के लिए हमको क्या क्या, किस प्रकार से कंडेम करते हुए किस प्रकार से आंदोलन करने की आवश्यकता है और किस प्रकार से ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये सारे सवाल मैं संगठन की तरफ से और सभी साथियों की तरफ से यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया, और साथियों का भी बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये सवाल पूछे।
मुझे लगता है कि ये जो चरित्र हनन का दौर का जो पहला सवाल है, आप देखेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का भी चरित्र हनन करने में कोई कमजोरी इन लोगों ने नहीं रखी। अरुण शौरी जी ने एक किताब लिखी पूरी, वर्शिपिंग द फॉल्स गॉड, और उसमें वो जितना डॉक्टर अंबेडकर को गरिया सकते थे उन्होंने गरियाया, और वो किताब आरएसएस के जरिए पूरे देश में गई। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने अंबेडकर का चरित्र हनन न किया, वो अंबेडकर का भी चरित्र हनन कर चुके हैं, लेकिन अभी उनको लगता है कि गांधी जी का चरित्र हनन करने के लिए अंबेडकर जी का इस्तेमाल कैसे किया जाए, तो वो उसका इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। नेहरू जी को नीचा दिखाने के लिए सरदार पटेल को कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो वही सरदार पटेल हैं जिन्होंने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, वो उस बात को तो भूल जाते हैं। लेकिन चूंकि नेहरू जी और उनमें बहुत मतभेद था, इस बात का एक बतंगड़ जैसा बना करके वो पेश करते हैं। तो उनका बस चले तो पहले वो पटेल का भी चरित्र हनन करेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर का भी करेंगे, लेकिन फिलहाल वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, पर अम्बेडकर के साथ वो कर चुके हैं इस चीज को। तो मुझे लगता है कि ये जो हिपोक्रेसी है संघ परिवार की और बीजेपी की, इसको भी सामने लाना चाहिए कि अगर हमको इससे निपटना है तो पटेल का क्या विचार था संघ को लेकर के और हिंदुत्व की राजनीति को लेकर के। आज वो जो अपना हीरो बता रहे हैं, या चाइना से इतना बड़ा पुतला ला करके और उनका वहां पर लगाया उन्होंने, तो वो आज कितना आदरणीय हो गए उनके लिए। और पहले के दौर तक, उस जमाने में जब पूरी आजादी का आंदोलन चल रहा था, संविधान बनाया जा रहा था, गांधी जी की हत्या की गई, ये इन पर प्रतिबंध लगा, ये सब चीजों के दरमियान पटेल को लेकर के ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य जैसे जो आरएसएस के अखबार थे, वो क्या लिख रहे थे, इनके जो आइडियोलॉग थे वो लोग कौन, वो क्या कह रहे थे इन सब चीजों में। मुझे लगता है कि उन सब चीजों पर बात करेंगे तो एक अलग ही पहलू निकल के आए। मैं थोड़े दिनों पहले बंच ऑफ थॉट पढ़ रहा था गुरु गोलवलकर की, और उसमें आज तो वो डॉक्टर अंबेडकर को राष्ट्र ऋषि बता रहे हैं, आज तो उनके पथ संचलन में सबसे आगे फोटो लगाते हैं डॉक्टर अंबेडकर का, लेकिन बंच ऑफ थॉट में गोलवलकर भीमा कोरेगांव में जो डॉक्टर अंबेडकर जाकर के उत्सव मनाते थे, उसको लेकर के इतना डेरोगेटरी रिमार्क करते हैं। और बंच ऑफ थॉट में सुधार के बाद भी जो नया अभी संस्करण आया है, उसमें भी वो इतना अपमानजनक उसमें डॉक्टर अंबेडकर के लिए लिखते हैं कि वो स्वार्थ में अंधा हो गया था, और इस तरह की भाषा उसमें डॉक्टर अंबेडकर के लिए है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो दोगलापन है संघ और बीजेपी का इन महापुरुषों को लेकर के, उसको सामने लाते हुए हमें बात रखनी चाहिए, और ये कहना चाहिए कि विभिन्न लोगों का, जो इनकी विचार के लोग नहीं है या जो इनके मुखालफत करने वाले लोग थे, उनका चरित्र हनन करना या तमाम तरह की चीजें करना, मतलब उनकी चरित्र हत्या करना और बाद में शारीरिक हत्या कर देना, ये सब इनका चरित्र है, ये इनके इसमें शामिल है। तो मुझे लगता है इनके दोगलेपन को हम अगर बाहर लाएंगे तो इनकी सच्चाई लोगों के सामने जाएगी। दूसरा जो आपने कहा कि पूना पैक्ट को लेकर के, पूना पैक्ट में हमने काफी लंबी बात भी की, और मुझे लगता है कि पूना पैक्ट का एक पूरा एक ऐतिहासिक परिदृश्य है। आप अगर पूना पैक्ट को ठीक से नहीं समझेंगे, उस समय देश की क्या परिस्थिति थी, क्या साम्राज्यवाद के विरोध में आंदोलन चल रहा था, गांधी जी क्या चाह रहे थे, गांधी जी किस धरातल पर सोच रहे थे, और डॉक्टर अंबेडकर किस धरातल पर सोच रहे थे। तो और उसी दरमियान में जो हिंदू महासभा के बीएस मुंजे और एक दलित नेता एमसी राजा के बीच में क्या करार हुआ। आपको ताजुब होगा कि एमसी राजा डॉक्टर अंबेडकर के विचार के खिलाफ खड़े थे, पूना पैक्ट के खिलाफ। एमसी राजा बड़े दलित नेता थे उसमें, और एमसी राजा पूरे इस सेपरेट इलेक्टोरल के आइडिया के खिलाफ कांग्रेसियों से भी ज्यादा गंभीर तरीके से डॉक्टर अंबेडकर के साथ खड़े थे, क्योंकि उन्होंने बीएस मुंजे के साथ एक अंदरूनी समझौता कर लिया था। तो राजा मुंजे करार जो है उसकी कोई बात नहीं करेगा, पूना करार की तमाम तरीके के लोग बात करेंगे। गांधी जी वाकई क्या सोच रहे थे वो गांधी के साहित्य में मौजूद है, इसको सामने मुझे लगता है कि लाना चाहिए। अगर वो सामने आएगा तो वो भी कहीं न कहीं हमारी उस बात को भी सामने दिखाएगा। और पूना पैक्ट के बाद डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं, बाद में तो डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में है,
अगर वो चाहते तो उस विचार को फिर से लाते वो बाद में। लेकिन क्या डॉक्टर अंबेडकर बाद में पुनः पैक्ट को लेकर के कोई बात करते हैं? या डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि फिर से दलितों को सेपरेट इलेक्टोरल मिलना चाहिए, वो वोट का अधिकार मिलना चाहिए, पृथक निर्वाचन होना चाहिए? मुझे लगता है कि 1932 में जो कुछ भी हुआ, वो उस समय की परिस्थिति के अनुरूप हुआ। और मैंने अपनी बात में भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल डरने वाले, झुकने वाले व्यक्ति नहीं थे, और न वो धमकियों से डरे, न वो किसी चीज से डरे। हाँ, उनमें एक करुणा थी, और महात्मा गांधी के जीवन का महत्व वो जानते थे। और वो वैसे व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं थे कि गांधी जी जैसे इतने बड़े व्यक्तित्व का जीवन चला जाए, वो इस हद तक पहुंचने वाले इंसान नहीं थे। लेकिन उस परिस्थिति में भी उन्होंने अपने समुदाय का कितना अच्छा हो सकता है, कितना लाभ हो सकता है, उन चीजों को उन्होंने लेने की कोशिश की। और पूना पैक्ट में जितनी सीटें मिल रही थी, उससे दोगुनी सीटें उन्होंने उस समय ली। तो मुझे लगता है कि पूना पैक्ट पर एक ढंग का स्टडी हमें लोगों के बीच में ले जाना चाहिए, क्योंकि इधर का विचार कोई ले नहीं गया। उधर से जो कोई कह रहा है कि गांधी और कांग्रेस ने छल किया, धोखा किया, आम खा लिया और गुठली हमको दे दी, या ये कर दिया, गांधी और अम्बेडकर के साथ धोखा कर दिया, वही बातें तो सामने आ रही है ना। मुझे लगता है दूसरा परिप्रेक्ष्य जो है वो पूरा एक समग्र परिप्रेक्ष्य सामने जाएगा, तो वो कहीं कहीं बताएगा। अम्बेडकर जी संविधान सभा में कैसे पहुंचे वो तो मैंने आपको बताया ही। लेकिन मैं इस चीज को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, संविधान सभा पाकिस्तान बनने से पहले 200 लगभग 300 लोगों की सभा थी। और संविधान उसमें बहुत तरह के लोग थे। उसमें राजे रजवाड़े भी थे, उसमें हिंदू महासभा के लोग भी थे, उसमें मुस्लिम लीग के लोग भी थे, उसमें एंग्लो इंडियन मेंबर भी थे, उसमें अछूत सदस्य भी थे, कई प्रकार के लोग थे। तो संविधान सभा जो है वो हमारे पूरे देश का प्रतिनिधित्व करने वाली चीज थी। तो ऐसा नहीं कि सारे लोग कांग्रेसी थे और डॉक्टर अम्बेडकर ऐसे थे। वहां आप अगर संविधान सभा की पूरी बहस को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कितना जबरदस्त एक एक शब्द पे, एक एक धारा पे, एक एक आर्टिकल पे कितना विवाद उस समय चीजें हो रही थी। तो मैं साथियों से अनुरोध करूंगा कि राज्यसभा टीवी पर श्याम बेनेगल जी का जो संविधान सीरियल है, आप जरा उसको देखिए। आपको लगेगा कि इस संविधान को बनाने के लिए हमारे देश की कितनी प्रतिभाएं लगी है, हमारे देश का कितना सारे लोगों ने मिलकर के उन सारी चीजों को बनाया है। तो ये जो सपना है, ये हमारा साझा सपना है। इसको कृपया केवल अम्बेडकर पर मत थोपिए कि उन्होंने ही घर में बैठ के कोई किताब लिख दी और बाहर ला करके दे दी, ऐसा नहीं है। वो मसौदा कमेटी के चेयरपर्सन थे, उन्होंने बहुत मेहनत की और उसके लिए उनको अप्रिशिएट किया गया और कहा गया कि वो एक्चुअल संविधान बनाने का अगर श्रेय किसको जाना चाहिए तो बाबा साहब अम्बेडकर को जाना चाहिए। लेकिन ये जो आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया जो हमें दिखता है, ये सब लोगों का साझा है। और उसमें डॉक्टर अम्बेडकर का भी अविस्मरणीय योगदान। तो मुझे लगता है कि सब लोग थे। मैं उसको ऐसे नहीं देखता है कि अम्बेडकर एक तरफ खड़े हैं और कांग्रेस उनके खिलाफ एक तरफ खड़ी है। ऐसा ऐसा कहीं नहीं है। कहीं कहीं विचार, कहीं कहीं ऐसे ड्राफ्ट आए जो जिस कमेटी के चेयरमैन नेहरू थे या पटेल थे, और वो जवाब देने के लिए खड़े नहीं हुए और उनका जवाब अम्बेडकर ने दिया, और आप बहुत खूबसूरत तार्किक जवाब दिया। तो संविधान सभा की बहस को पढ़ना बहुत जरूरी है, उससे समझ में आएगा कि कैसे क्या होगा। संविधान सभा में पहली बार अम्बेडकर पहुंचे पूर्वी पाकिस्तान से जोगेंद्र नाथ मंडल के सहयोग से। लेकिन दूसरी बार वो नहीं पहुंच पाए, हार गए, तब कांग्रेस के सहयोग से वो पहुंचे। और उसका सब चिट्ठी पत्री मौजूद है, ऐतिहासिक तथ्य मौजूद है। तो कृपया उसको उस रूप में देख सकते हैं आप, वो सारा सब कुछ है वहां पर। पंचायती राज प्रणाली का जो आपका सवाल था, मुझे लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत साफ तौर पे ग्राम स्वराज की जो ये पूरी बात है, उसको लेकर के उनका विचार थोड़ा सा अलग था। और इसीलिए वो शायद सोच रहे थे कि ग्रामीण भारत में जो ग्राम स्वराज की कल्पना है, या जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी पहुंचेगी, वो उसके लिए शायद थोड़ा समय लगेगा। क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि एक एक संविधान है जो राजनीतिक रूप से, लोकतांत्रिक रूप से हमारे लागू हुआ है, लेकिन नीचे आप देखेंगे तो वही जातियों का संविधान, वही जाति महासभाएं, वही आप पंचायतें, वही आर्थिक दंड, जाति बहिष्कार के मामले। तो ग्रास रूट डेमोक्रेसी को लेकर के शायद उनका ये था कि थोड़ा समय लिया जाए। तो वो है, बाकी उनका ग्रामीण जनजीवन सबको लेकर तो मतभेद रहा ही है।
लोकसभा में कैसे पहुंचे ये बात भी साफ तौर पर हो ही गई कि वो दूसरी बार जो पहुंचे, मुंबई के जो मुख्यमंत्री थे बीजी खेर, उनको चिट्ठी लिखी गई थी पंडित नेहरू की तरफ से, उनकी तरफ से, सरदार पटेल की तरफ से, और उनके लिए जगह खाली की गई कांग्रेस की तरफ से, और तब बाबा साहब पहुंचे, नहीं तो हार चुके थे अपना दूसरा जो इलेक्शन था। मसौदा समिति में भी पहुंचने का वही, तो सारे लोग थे उसमें, उसमें मुख्यतः तो कांग्रेस के ही लोग सर्वाधिक थे, और उसमें गांधी जी, पटेल, नेहरू, सब लोगों का एक बड़ा बड़ा योगदान उसमें रहा है। मुझे लगता है कि आखिरी जो सवाल आपने कहा कि संविधान को तोड़ने मरोड़ने का जो प्लान है, मुझे लगता है कि ये इतने दोगले हिपोक्रेट लोग हैं कि ये संविधान को बदलेंगे नहीं, ये संविधान को चूमेंगे, और संविधान को चूम करके संविधान को खत्म, जैसा उन्होंने धारा 370 के साथ किया। जिस तरीके के लेजिस्लेचर्स वो ला रहे हैं, लव जिहाद हो, चाहे गाय के नाम पर हो, चाहे जनसंख्या के नाम पे हो, एनआरसी हो, सीए हो, ये इसी संवैधानिक ढांचे का इस्तेमाल करेंगे, दुरुपयोग करेंगे अपने बहुमत के उस दंभ और उस घमंड के आधार पर, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए इसी संवैधानिक ढांचे में बहुत सारी चीजों को बर्बाद करेंगे, सारे इंस्टीट्यूशंस पे कब्जा कर लेंगे। जिस तरीके से जुडिशरी पर उन्होंने कब्जा किया और अपने तरीके के फैसले देने पर उन्होंने उसको मजबूर कर दिया है, वैसा ही वो सारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं हायर एजुकेशन के, उन पे वो कब्जा कर सकते हैं। सारा जो एजेंसीज हैं, जिस तरीके से वो दुरुपयोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो संविधान को एक पवित्र किताब की तरह बनाए रखेंगे, और संवैधानिक जो ढांचे हैं उन सबको खत्म कर देंगे, और उनमें कब्जा करके अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो इंस्टीट्यूशन को कब्जा कर रहे हैं और वहां जो बर्बादी कर रहे हैं, उनको हमें समझने की जरूरत है। ये हमारे संवैधानिक पिलर्स को बर्बाद कर रहे हैं, और उनके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा कि अगर इंस्टीट्यूशन खत्म हो गए तो फिर कैसे बचा रहेगा लोकतंत्र, कैसे बचा रहेगा संविधान। तो हम केवल ये माने कि वो प्रधानमंत्री ने जाकर के संविधान को सर नवाया और संविधान को चूम लिया, या अंबेडकर को राष्ट्रहित मान रहे हैं और वो आगे अंबेडकर का नाम ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस संविधान को अक्षर से लागू करने वाले हैं, अक्षर से उसको समाप्त करने वाले हैं, बनाए रखते हुए। यही इनकी हिपोक्रेसी है, यही इनका दोगलापन है, और उसको मुझे लगता है कि बाहर प्रकट करने की जरूरत है, इनको एक्सपोज करने की। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंतिम कड़ी के लिए यहाँ पर निमंत्रित करता हूँ कि आज के इस पूरे वेबिनार की अध्यक्षता जिन्होंने की, ये एक जुझारू आरजीपीआरएस के सहयोगी, हमारे आरजीपीआरएस के पदाधिकारी तथा आरजीपीआरएस विभूषण में सम्माननीय विधायक भूपेंद्र जी मरावी साहब को विनती करता हूँ कि वो आज के इस वेबिनार में अध्यक्षीय मनोगत यहाँ पर व्यक्त करें। अनम्यूट कर दीजिए। हेलो जी भूपेंद्र भाई, सुन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं सम्मानी मीनाक्षी दीदी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और सम्मानी हर्षवर्धन दादा सबकाल जी को, कि आज कल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आप सब लोगों ने मुझे अध्यक्षता कराने के लिए मौका दिया। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सभी आदिवासी समाज की ओर से। सबसे पहले तो आप सभी साथियों को सेवा जोहार, जय जगत। आप सभी लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। हेलो हेलो जी जी भूपेंद्र भाई चालू जी। आदिवासी जन अधिकार, आदिवासी शब्द 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है, आदि और वासी। आदिवासी का मतलब मूल्यवासी होता है। आदिवासी शब्द से स्पष्ट होता है कि मां वसुंधरा भूमि की आदिवासी प्रथम संतान है, और उन्होंने बड़े होने का दायित्व जिम्मेदारी निभाते हुए अन्य समुदाय के अपने भाई बहनों को आत्मीयता से स्वीकारते हुए किया है। आदिवासी समुदाय हर समय हर परिस्थिति में
अपने देशवासी भाई बहनों के साथ में खड़ा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या 8.6% आदिवासी की है, लगभग 10 करोड़ से ऊपर है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की जनसंख्या 1 करोड़ 22 लाख से ऊपर है, पूरे देश में पहले नंबर पे है। दूसरे में उड़ीसा, तीसरे में महाराष्ट्र, चौथे में राजस्थान और छत्तीसगढ़ है। भारत की कांग्रेस सरकार ने संविधान की 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता दी। भारत में लगभग 461 जनजातियां हैं। मेरे विचार में आदिवासियों का वर्णन पर्याय है। आदिवासी प्रगति पूजक हैं। आदिवासी प्रगति में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, जल जंगल, जमीन, इन सब की पूजा करते हैं। यही कारण है कि जहां जहां आदिवासी वर्ग के लोग बसते हैं, वहां उसकी सुरक्षा, संरक्षण और संवर्धन आदिवासी समाज कर रहा है। जहां एक और विश्व मंथन कर रहा है, उसकी सुरक्षा और आदिवासी समाज का इतिहास बहुत पुराना है। त्रेता युग में निषाद राज ने भगवान राम के वनवास के दौरान सहयोगी रहे। वहीं आदिवासी द्वारा भगवान राम की सेना के लिए भाला और धनुष तैयार किए जाते थे। वहीं 1857 से 1947, उसके पूर्व में भी मुगलों, अंग्रेजों से लोहा लेने का काम हमारे आदिवासी भाइयों ने किया। रानी दुर्गावती जी, राजा रघुनाथ साय जी, शंकर साय जी और हमारे महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा, तात्या भील, झलकारी बाई इसके उदाहरण हैं। इनके बलिदान इतिहास के पन्नों में अंकित है। लेकिन इसके बाद भी आदिवासी समुदाय राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक रूप से सबल होने के लिए संघर्ष कर रहा है। महात्मा गांधी जी ने हमेशा से आदिवासी एवं अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लोगों को एक समान भारत एक देश के आधार माना। आजादी के बाद हमारे नेताओं ने संविधान में 5वीं 6वीं अनुसूची जोड़कर आदिवासी समुदाय को मजबूती देने का काम किया। आजाद भारत की कांग्रेस सरकार द्वारा आदिवासियों को बहुत अधिकार दिए। कैसे आदिवासियों को उत्थान हो, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उनकी शिक्षा, नौकरी, आरक्षण दिया। वर्तमान में इस देश में 2 विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक गांधी जी की और अंबेडकर जी की विचारधारा, जिसे हम कांग्रेस की विचारधारा कहते हैं। दूसरी ओर गांधी जी की हत्या करने वाले गोडसे विचारधारा, जिसे हम भाजपा कहते हैं। गांधी अंबेडकर विचारधारा की सोच इस देश के गरीब, आदिवासी, दलित मुख्यधारा में लाना है। इनकी शिक्षा, आर्थिक उत्थान, नौकरी में पर्याप्त स्थान देकर इन्हें आगे लाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। वहीं संघ विचारधारा इस देश में SC/SC एक्ट को खत्म करना चाहती है, जिसका जिक्र संघ संचालक कर चुके हैं। मोदी सरकार देश के सारी शासकीय संस्थान, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बनाया था, उसे भाजपा की सरकार बेचने का काम कर रही है। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी बेचा जा रहा है। इन सभी संस्थानों के बंद होने का मतलब SC और ST और SC को एक्ट को खत्म करना है। नौकरियों में चयन नहीं हो पाएगा। कांग्रेस सरकार ने 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन कर पंचायत एवं नगरीय निर्वाचन चुनाव लागू किए, जिससे कि जो चुनाव ग्राम पंचायत सशक्त हो, मजबूत हो और पंचायत के अंतिम छोर में बैठे व्यक्तियों को, उनको ये लगे कि ये मेरा देश है। हजारों आदिवासी भाइयों को पंचायतों में काम मिला, कोई रोजगार के पद में, सचिवों के पद में, बहुत से ऐसे लोगों को रोजगार मिला। और आज किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को भाजपा की सरकार द्वारा खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। 2005 में कांग्रेस की यूपीए
इस सरकार ने सूचना का अधिकार देकर वंचित वर्ग को एक ताकत दी। आदिवासी समुदाय जंगल, मजदूरी व छोटे किसानों पर निर्भर हैं, लेकिन इनसे होने वाली कम निश्चित आय के कारण भरण पोषण सही तरीके से नहीं हो पाता था। कांग्रेस की भारत सरकार 2005 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी कानून देकर हर परिवार को एक काम करने का एक रोजगार का काम किया। आज वही पंचायत रोजगार गारंटी के अंतर्गत जब कोरोना काल चल रहा था तो हमारे हजारों लाखों भाइयां जो अलग अलग प्रदेशों में काम कर रहे थे, किस तरीके से परेशान हो रहे थे। आज गांव में रोजगार गारंटी योजना के कारण लोगों को काम मिल रहा है। इसके बाद भी किस तरीके से भाजपा की सरकार द्वारा रोजगार गारंटी योजना को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और मशीनों से काम कराया जा रहा है। लोगों को सही समय में मजदूरी भुगतान नहीं हो पाने के कारण लोगों में बड़ा आक्रोश है। आज रोजगार गारंटी योजना एक ऐसी योजना थी कि हर काम को हर हाथ को काम मिलना एक जरूरी था। एक कानून बना हुआ था, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया माननीय मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में। पर किस तरीके से लोग खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी समुदाय का जुड़ाव हमेशा से जल, जंगल, जमीन से रहा, लेकिन उन्हें कोई भी कानूनी अधिकार नहीं होने से परेशानियों का सामना करना पड़ता था। 2006 में माननीय श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार ने वन अधिनियम बनाकर आदिवासी समुदाय को सम्मान पूर्वक जीवन जीने और संस्कृति को सुरक्षित करने की सहायता की। अब आदिवासियों की जमीन कोई समान वर्ग नहीं ले सकता, ऐसा कांग्रेस की सरकार में माननीय मनमोहन सिंह जी ने कानून बनाया। अब आदिवासी परिवार को जमीन का हम पट्टे के रूप में दिया गया, जिससे जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों का अब कानूनी अधिकार बना हुआ है। आदिवासी समुदाय के पिछड़ने का एक महत्वपूर्ण कारण मिल पा रहा है। आदिवासी समुदाय हमेशा अपने बच्चों को शिक्षा को लेकर चिंतित है, लेकिन 2009 में माननीय मनमोहन सिंह की सरकार 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार देकर निश्चित कर दिया। प्राइवेट स्कूलों में 25% बच्चे फ्री शिक्षा इसी कानून की वजह से प्राप्त कर रहे हैं। सन 2013 में मनमोहन सिंह जी की सरकार एक क्रांतिकारी निर्णय लिया, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र के 75% और नगरीय क्षेत्रों को 50% कम दामों में अनाज प्राप्त कर सके। साथ ही आज अभी किस तरीके से कल पूरे देश में अन्न उत्सव मनाया जा रहा था। आज किसानों में, मजदूर वर्गों में इतना आक्रोशित है कि घटिया चावल और किस तरीके से 5 किलो 7 किलो इस तरीके से दिया जा रहा था। वैसे ही पूरे देश इस महंगाई की महामारी से गुजर रही है। आज हमारे देश के अन्नदाता किस तरीके से दिल्ली में 3 कृषि काले कानून के लिए दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। ये सब चीजों को गुमराह करने के लिए ये अन्न उत्सव मना रहे हैं। एक तरफ महंगाई बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। अरे चावल, गेहूं, ये तो हमारे अन्नदाता मेहनत मजदूरी करके उगा लेते हैं, पर जब तेल, खाने की चीज, मसाला या तेल या जो भी खाने की सामग्रियां लगती हैं, वो कितनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, वो आम आदमी से बहुत दूर है। निश्चित ही किस तरीके से हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में बड़ा अन्याय हो रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना की ये बात करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, आज जब उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो इंदिरा आवास योजना के नाम से 80,000 1 लाख में एक बहुत अच्छा मकान बन जाता था, पर ये लोग 1.5 लाख किस स्थिति से दे रहे हैं। सारी रेता, गिट्टी, ईटा, लोहा, सीमेंट, सारी चीजें महंगी हो गई हैं। लोग अपने अच्छे से इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास के घर नहीं बना पा रहे हैं। तो ये बहुत सी ऐसी चुनौतियां हैं। शिक्षा को लेके हमारे आदिवासी वर्गों में तो बड़ा आक्रोश है। शिक्षा को किस तरीके से धीरे धीरे करके खत्म करने की ये लोग तैयारियां कर रहे हैं। शिक्षा में आज छोटे छोटे बच्चों से पूछो तो ऑनलाइन क्लासेस कर दिए। अरे गांव के आदिवासी क्षेत्रों में ना नेटवर्क होता है, ना किसी प्रकार से संसाधन हो पाते हैं, किसी प्रकार से आर्थिक मजबूती नहीं हो पाते, तो अपने बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाने का प्रयास करेंगे, किस तरीके से हमारे आदिवासी जिलों में शिक्षा को खत्म करने का पूरी तरह करने का प्रयास किया जा रहा है। और बहुत सी ऐसी जल, जैसे विस्थापन हमारे यहाँ जैसे बड़े बड़े डैमों के कारण, डैम बनाने के नाम पे विस्थापन किया जाता है। लोगों को सही उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा।
ऐसी बहुत सी चुनौतियां आ रही हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस हमारे पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। माननीय कमलनाथ जी की जब सरकार थी उस समय बहुत अच्छे से आदिवासी दिवस मनाया गया। हर ब्लॉकों में, आदिवासी ब्लॉकों में माननीय कमलनाथ जी के द्वारा 1-1 लाख रुपए की राशि पुरस्कृत गांव में त्योहार मनाने के लिए दिया गया। और जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, पेंशन और जो आदिवासियों की संस्कृति है, देवी देवालय है, उनको किस तरीके से उत्थान के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठा रहे थे, पर किस तरीके से माननीय कमलनाथ जी की सरकार को गिराया गया। बहुत सी ऐसी चुनौतियां हैं। मैं और आरक्षण, आज मैं विधायक के रूप में आया हूँ। आरक्षण के कारण 5वीं अनुसूची बाबा अंबेडकर जी, गांधी जी के विचारों में चलने का प्रयास कर रहा हूँ। उसमें आरक्षण के कारण मैं एक विधायक के रूप में यहाँ तक आप लोगों के बीच में आया हूँ। आरक्षण के माध्यम से किस तरीके से ये लोग आरक्षणों को भी खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। आज राहुल गांधी जी की सोच थी कि किस तरीके से दलित, आदिवासी, हरिजन सभी वर्गों को किस तरीके से राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया जाए। 2010-11 में माननीय राहुल जी की सोच थी कि चाहे हमारे आरक्षण के माध्यम से जो जिस क्षेत्र में जिस तरीके से एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, माइनॉरिटी, उनको किस तरीके से, जो दलित लोग हैं, पिछड़े लोग, उनको किस तरीके से राजनीति में सहभागिता निभाएं। उस समय एनएसआई युवा कांग्रेस में चुनाव कराकर और आरक्षण के माध्यम से मैं 2011 में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव बना। तो हर क्षेत्र जो मेहनत करने वाले लोग हैं, आरक्षण के कारण मैं यहाँ तक विधायक बनकर आया हूँ। और राहुल जी की सोच थी नेता चुनो नेता बनो। फिर इसके बाद मैंने राजीव गांधी पंचायती राज संघ 2014 में जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव जीता। फिर 2016-17 में सम्मानीय मीनाक्षी दीदी जी एवं सम्मानीय सचिन नायक जी, सम्मानीय हर्षवर्धन दादाजी ने मुझे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में काम करने का मौका मिला। कुछ सीखने को हमारे सम्मानीय दीदी या सभी टीम के लोगों से सीखने को मिला। फिर 2017 में सेवाग्राम की शांति भवन में हम लोगों ने सम्मानीय सचिन राउत जी से गांधीवादी तरीके से वहां पे ट्रेनिंग वगैरह ली। एक संगठन में किस तरीके से संगठन में शिष्टाचार और अनुशासन होना चाहिए, वो वहां पे मेरे को सीखने को मिला। वहां से आने के बाद जब मैंने अपने क्षेत्र में करा तो किस तरीके से अपने अंदर का जो अहम है उसको किस तरीके से खत्म करके लोगों के बीच में संवाद करके उनकी जो भी समस्याएं सुनना, किस तरीके से धीरे धीरे लगातार मैं काम करते गया। हमारे सम्मानीय नेताओं ने मुझ पे भरोसा किया और 2018 में 34,000 से हमारे क्षेत्र के कैबिनेट मंत्री को हराकर मैं विधानसभा में हमारे क्षेत्र की जनता ने मुझे पहुंचाने का काम किया। मैं लगातार अभी भी सम्मानीय हमारे राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की जो निर्देश मिलते हैं या वहां से जो सीखने को मिलता है, उस तरीके से मैं लगातार अपने क्षेत्र में काम करने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं कहना चाहता हूं, जैसे भाजपा के कुछ लोग जो हमारे बनवासी, आदिवासियों को बनवासी कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोग समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। आज बहुत सी ऐसी बेगा जनजाति के जो लोग हैं हमारे डिंडोरी जिले में, तो उस समय जब माननीय कमलनाथ जी की सरकार थी, 1,000 जो पेंशनें मिलती थी वो हम सब लोगों ने ज्यादा के जो दिलाने का लगातार प्रयास कर रहे थे। पर अभी सारी चीजें बड़े हालत, मतलब स्थितियां खराब होते जा रही हैं और बहुत सी ऐसी चुनौतियां हैं। 1992 में संविधान के 73वां संशोधन में पंचायती राज को किस तरीके से सशक्त करने का प्रयास स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने किया और आज की स्थिति में पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म करने का पूरे तरीके से प्रयास किया जा रहा है। हेलो जी 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 सर। और किस तरीके से हमारे गांव में आदिवासी क्षेत्रों में जल जंगल जमीन अगर सुरक्षित है, हमारे आदिवासी भाइयों की वजह से सुरक्षित है, पर किन्हीं कारणों से धीरे धीरे हमारे जंगलों को भी निजीकरण की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है।
और शिक्षा आदिवासियों के तो शिक्षा का क्षेत्र को भी खत्म करने का पूरी तरीके से लोगों का प्रयास किया जा रहा है। हेलो जी 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 जी, धन्यवाद आप। जी दीदी, आप सब लोगों ने मुझे मौका दिया, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस विश्व आदिवासी दिवस की पूर्व संध्या में आप सब लोगों ने मुझे अध्यक्षता कराने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दीदी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र भाई। अब मैं इस वेबिनार का समापन करने के लिए और आप सभी का ऋण व्यक्त करने के लिए हमारे गुजरात के साथी दिनेश सावलिया जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और यहाँ पर वोट ऑफ थैंक्स देते हुए आज के इस वेबिनार का समापन करें। दिनेश भाई। हेलो जी दिनेश भाई। आज के हमारा जो कार्यक्रम था राजीव गांधी पंचायती राज संगठन और जगह भारत की इस जो मीटिंग थी उसका जो विषय था वो विषय अहिंसा, गांधी आंबेडकर कितने दूर कितने पास, और इस विषय के इस कार्यक्रम के जो मुख्य प्रवक्ता थे हमारे भंवर मेघवंशी जी और हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्ष भूपेंद्र मारव जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के मीनाक्षी दीदी जी, हर्षवर्धन जी, और हमारे साथ इस मीटिंग में जो साथी सब जुड़े, फेसबुक के माध्यम से साथी सब जुड़े, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। और मुझे भी इस मीटिंग का हिस्सा बनने का और इस कार्यक्रम का एक वो मिला है, उसका मैं तहे दिल से आप सबका फिर से मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई। हम जगह भारत और उनके सभी साथी कार्यकर्ताओं का, सहयोगियों का बहुत बहुत आभार करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।